हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ साइंस की इस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सीरीज़ का हमारा तीसरा और फाइनल पार्ट है। इससे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिज़िक्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज का हमारा तीसरा और फाइनल वीडियो इस सीरीज़ का है, जहां हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी जो साइंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री को हम पहले 2 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के बारे में। अगर हम पेपर में वेटेज के अकॉर्डिंग देखें तो फिजिक्स 25 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 25 मार्क्स की है, लेकिन बायो 30 मार्क्स की है। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज अगर कोई रखता है साइंस के पेपर में तो वो रखता है हमारा बायोलॉजी। तो दोस्तों, हमको बायोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि साइंस में अच्छा स्कोर करें तो विदाउट बायोलॉजी आप साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। और एक पेपर बिगड़ा दैट मीन्स आपका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर बायोलॉजी को समझना और उसे अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज के हम अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें बायोलॉजी की तो हमारा चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका टाइटल है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो सारी प्रोसेस जो ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स के लिए ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं। तो यहाँ पर हमको इन चारों के बारे में पढ़ना है ना। यहाँ पर हमको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, हमको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में हमको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो हमको न्यूट्रिशन बुक में तीनों के बारे में दिया हुआ है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें अमीबा का आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पर देखें तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें आते हैं कौन, सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन ग्रीन प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी लिविंग बींग्स अर्थ पर सर्वाइव करते हैं वो सभी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना फूड स्वयं कंज्यूम नहीं कर सकते, अपना भोजन वो खुद नहीं बना सकते। ओके, तो न्यूट्रिशन को हमको समझना है, हेटरोट्रॉप क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप क्या होते हैं, उनको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन को पढ़ने वाले, और जिसमें हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, जिसके थ्रू प्लांट्स अपना क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपने फोटोसिंथेसिस को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। दोस्तों, अगर आपने फोटोसिंथेसिस को बड़े अच्छे से नहीं पढ़ा है और अगर आप चाहते हैं कि इसको एक बार और अच्छे तरह से समझ लिया जाए, तो दोस्तों हमारे इसी चैनल पर ब्लू बोर्ड क्लासेस में साइंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस पर एक पूरा सेपरेट लेक्चर पड़ा हुआ है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, वहाँ फोटोसिंथेसिस को बड़े अच्छे से डीपली समझाया हुआ है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं ना। उसके बाद अगर हम प्लांट्स के बाद ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन में हमको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है। यह हमको पता होना चाहिए कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, कौन कौन सी ग्लैंड्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, उन ग्लैंड से किस तरह के जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो सिक्रेट होते हैं ना, उनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ हमको न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि अगर हम देखें हमारी बायोलॉजी में तो चैप्टर नंबर 5 जो है सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है।
जहाँ से सबसे ज़्यादा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव, इवन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो हमको इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ हर एक चीज़, जैसे बाइल का सिक्रीशन कहाँ से होता है, जो फूड है उसका कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। न्यूट्रिशन के बाद अगर हम देखें तो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, क्योंकि जो मेन पर्पस होता है रेस्पिरेशन का वो होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करना थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर हमको ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को अच्छे से समझना है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होगा, एनिमल्स में कैसा होगा, एरोबिक क्या होगा, इनएरोबिक क्या होगा ना। इस चीज़ को हमको बड़े अच्छे से समझना है ना। तो इसके लिए आपको बुक में एक लाइन डायग्राम दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसको आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी है, एक तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी मैकेनिज्म और दूसरा डायग्राम। सिमिलरली आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे केमिस्ट्री में जो इक्वेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरह बायोलॉजी की जान होती है डायग्राम्स। अगर आप अपने आंसर्स में डायग्राम देंगे तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ेगा और आज का आपका जो इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर के माइंड में ज़्यादा पॉजिटिव और बेटर होगा। इसलिए आपको डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक अलग सेपरेट शॉर्ट लेक्चर में ये बता दूंगा कि इस साल के आपको कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो बड़े अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और जो आपको आना चाहिए ना। तो यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, कौन से कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में और वो क्या वर्क करते हैं, कौन से ऑर्गन्स है उनका क्या वर्क है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको बड़े अच्छे से समझना है, लंग्स, एल्वियोलाइज कैसे वर्क करते हैं ना, डिफ्यूज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन ना, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में बात करें तो वहाँ आपको जाइलम और फ्लोएम को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या वर्क है। जाइलम और फ्लोएम के वर्क के बारे में आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को बड़े अच्छे से पढ़ना है। उसमें कंपोजिशन ऑफ ब्लड है ना, उसके साथ ब्लड वेसल्स और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कैसे हमारा हार्ट वर्क करता है, कौन से पार्ट होते हैं हमारे हार्ट के, 4 चैम्बर जो होते हैं। हार्ट का डायग्राम आपको ड्रॉ करना बड़े अच्छे से आना चाहिए ना। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स है ना। तो लास्ट जो हमारा सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। यहाँ पर हमको ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन देखना है। तो जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे तो वहाँ हमारी मेजर जो ऑर्गन होते हैं वो होती है हमारी किडनियाँ, और किडनियाँ बेसिकली बनी होती किससे, यानी उनकी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होता है, नेफ्रॉन। तो आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का डायग्राम बड़े अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। नेफ्रॉन का डायग्राम भी पूछा जा सकता है और नेफ्रॉन का वर्किंग मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है। साथ ही आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है हीमोडायलिसिस पर, हीमोडायलिसिस क्या होता है और इसके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रिपेयर करनी है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेम हमको ह्यूमंस एंड प्लांट्स दोनों में पढ़ना है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो मेन चीज़ें हैं, दो मेन सिस्टम है जो वर्क करते हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है हार्मोन सिस्टम है ना, एंडोक्राइन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, क्योंकि नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है,
नर्व्स को, जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, उसका फंक्शन कैसे वो वर्क करता है ना, उसका पूरा आपको डायग्राम, लेवल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। साथ ही सिनेप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिनेप्स क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम को आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, नर्व का डायग्राम, उसकी मैकेनिज्म, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम यहाँ देखें तो वो है रिफ्लेक्स सेक्शन एंड रिफ्लेक्ट आर्क, जो कई बार पूछा गया है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। अब रिफ्लेक्स आर्क में जब हम रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, उनमें 5 डिफरेंट टाइप के हमको रिसेप्टर्स होते हैं। उन रिसेप्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ होता है, फोनो रिसेप्टर्स कहाँ होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होगा, उनका क्या वर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, मोटर नर्व क्या होगी, ये आपको रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि एक लाइन डायग्राम के रूप में ड्रॉ होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला हमारा टॉपिक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम जानते हैं दोस्तों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें भी हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में हमारा ब्रेन होता है, इसी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखने का काम करता है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे लिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए। 3 पार्ट्स में हम कैसे उसको डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स के क्या क्या नाम है, और वहाँ से कौन कौन से जो पार्ट हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। हमारी बॉडी में कौन से मोशन को या कौन से मूवमेंट को हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट जो हमारी नर्व्स हैं, तो कितनी नर्व्स हमारी ब्रेन से निकल रही है, कितनी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाए या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ ले। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में भी आप जानकारी रखिएगा, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो बात करी हमने ह्यूमंस में। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो यहाँ हमको देखना है ट्रॉफिज्म। ट्रॉफिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो प्लांट से रिलेटेड है ना। तो ट्रॉफिज्म में भी हमको कई अलग अलग टाइप्स देखने हैं। जियोट्रॉफिज्म क्या होता है ना, और हाइड्रोट्रॉफिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉफिज्म क्या होगा, इनको डिफाइन करना, इनको विथ एग्जांपल एक्सप्लेन आपको करना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे इमीडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ टच मी नोट का एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको उसको एग्जाम्पल को विथ एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ना। तो नर्वस सिस्टम में ये सारी चीज़ें हमको ह्यूमंस और प्लांट्स में देखनी है। अब सेकेंड सिस्टम जो आता है हमारा, वो होता है हमारा हार्मोन सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये भी हमको दोनों में पढ़ना है, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स, आपके जो प्लांट्स हार्मोन है वो तो आपको बड़े अच्छे से याद होने ही चाहिए। हार्मोन्स के नाम है ना, ऑक्सीन हुआ, जिब्रेलिन हुए, ठीक, साइटोकाइनिन हुआ, इनके क्या वर्क है ये आपको बड़े अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भी बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी बन सकते हैं, और लॉन्ग आंसर टाइप में भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इन एनिमल्स या इन ह्यूमंस, तो यहाँ पर अभी आपको ह्यूमंस में या एनिमल्स में हॉर्मोन्स बहुत डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, बट हाँ आपको ह्यूमन बॉडी में मिलने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, उनका नेम आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड और जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक, पिट्यूटरी, एड्रिनल और थाइमस ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पिट्यूटरी, थाइमस एंड एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं और क्या वो वर्क करते हैं, ये आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर यहाँ पर एक शॉर्ट नोट आपको प्रिपेयर करना है, फीडबैक मैकेनिज्म, जो हमको प्लांट्स में देखने को मिलता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है ना।
तो चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सिंपल शॉर्ट चैप्टर है और यहाँ से हमको अच्छे से प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। दोस्तों चैप्टर नंबर 6 के बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 7 जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन हमारा बायोलॉजी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यहाँ हमको पढ़ना है मेनली ना। तो सबसे पहली जो हमको चीज़ क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्या है और ये ज़रूरी क्यों है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। फिर हमको इसके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स हमको क्लियर होना चाहिए। मेनली रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। अब फर्दर दोनों में और डिवाइडेशन होता है। जैसे अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे किसी में फ्यूजन होगा, किसी में बडिंग होगी, किसी में रीजनरेशन होगा, किसी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। इसके अलावा भी और कई टाइप है ना, लेकिन ये 4 कम से कम आपको बड़े अच्छे से कंप्लीट करना है। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको फ्यूजन, बडिंग, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बींग्स 2 जगह पढ़ना है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स में वो प्लांट्स ना जिनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो या तो अलग अलग होते हैं या एक ही प्लांट में अलग अलग प्लेस पर लोकेटेड होते हैं ना। तो फ्लावरिंग प्लांट में हमको क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। अब यहाँ हमको जो प्लांट्स होते हैं उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए, एंथर क्या होगा, स्टिग्मा क्या होगा, उनका क्या वर्क होता है, कैसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है ना। इसमें जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, वाटर है, एयर है, उनका क्या रोल होता है, ये कैसे हेल्प करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बीज हुई, वो कैसे इसमें हेल्प करती हैं, बटरफ्लाइज, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमको पढ़ना है और ये आपको एक इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड 2 डायग्राम जो हैं आपको बुक में दिए हुए हैं, वो दोनों डायग्राम आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक डायग्राम में तो आपको सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बताया हुआ है और दूसरे डायग्राम में आपको पूरी प्रोसेस शो हो रही है। तो दोनों ही जो डायग्राम्स है आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि दोनों डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। वहीं अगर हम बात करें इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में हमको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कौन से हार्मोन्स ये सीक्रेट करते हैं, इनके बारे में आपको बड़े अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप दोनों तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। लास्ट यहाँ हमको एक शॉर्ट नोट से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद रखना है वो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ओके, कई बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में और आगे भी इसके आने के चांसेस बने हैं ना। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 7 में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको बड़े अच्छे से हमको प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना और मिस नहीं करना है। चैप्टर नंबर 7 के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 8, हेरिडिटी। पहले ये चैप्टर काफ़ी बड़ा हुआ करता था ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, लेकिन इस साल से इसका आधा पोर्शन जो था एवोल्यूशन वाला अब वो डिलीट हो चुका है, अब वो हमको नहीं पढ़ना। तो अब हमारे पास यहाँ सिर्फ बच जाता है हेरिडिटी। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं रह गई है, सो जाहिर सी बात है यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी उतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम देखें इस चैप्टर में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर हमको सबसे मेन देखना है हेरिडिटी और वेरिएशन। हम देखते हैं कि जो मदर फादर होते हैं उनसे उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मदर के कर्ली हेयर हैं, हो सकता है डॉटर के भी हेयर कर्ली हो। ओके, अगर फादर की स्किन टोन डार्क है, हो सकता है जो सन हो उसकी भी स्किन टोन डार्क हो। तो ये कैसे पहुँचे,
ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी, है ना। इसी को क्या कहा जाता है, हेरिडिटी। बट कई बार होता है एक ही पेरेंट्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, चाहे वो डॉटर हो या सन हो, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो अपनी मदर या फादर से बिल्कुल अलग होते हैं, जो ना तो उनकी मदर में ना उनकी फादर में, बट उनमें है। इसी को कहा जाता है वेरिएशन ना। और वेरिएशन के जो सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो कब बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इस चैप्टर को आप इससे पहले वाले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 से ही कनेक्ट करके चलिएगा, या उसी का इसको नेक्स्ट पार्ट समझिएगा कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांस बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो वहाँ आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो हमको हेरिडिटी को समझना है, वेरिएशन को समझना है, फिर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। ओके, अब ये ट्रेड्स क्या होता है ना, तो हम जानते हैं कई तरह के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर हम हाइट की बात करें ना, तो हाइट अपने आप में एक कैरेक्टर है, लेकिन ये भी 2 टाइप की हो सकती है, या तो हाइट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, है ना, जो ड्वार्फ ले जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है हाइट, पर उसके 2 क्या है, अलग अलग ट्रेड्स है, या तो लॉन्ग या शॉर्ट ना। उसी तरह से कई सारे कैरेक्टर्स जो डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, उनके कई सारे ट्रेंड्स होते हैं, तो उनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर अब कुल मिला के इस चैप्टर में कुछ बच गया है तो वो यही है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जो मटर के पौधे के साथ उन्होंने किए थे ना। तो हमको इसको सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर यहाँ इस चैप्टर से कुछ आने के चांसेस हैं तो वो चांस यहीं से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 2 टाइप के किए थे, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक किया था डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो आपको दोनों को बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको एक क्रॉस करवाना आना चाहिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन में मदर और फादर दे दिए जाए और उनकी नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह के वेरिएशंस होंगे या किस तरह की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। तो आपको मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्रॉस करवाया कैसा जाता है, ओके, ये भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें आपने देखा होगा एक टेबल फॉर्म में हम मोनो डाईहाइब्रिड क्रॉस को करवाते हैं, तो आपको टेबल बनाना बड़े अच्छे से आना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे जो ह्यूमंस हैं उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो मेल। ओके, तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है पढ़ने को, और जो है वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। पहले यहाँ से एवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते थे, बट अब क्योंकि एवोल्यूशन हट चुका है तो अब हमको उसको नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ से इतनी चीज़ें हमको प्रिपेयर करनी है। दोस्तों चैप्टर नंबर 8 के बाद अगर हम बात करें अब, तो अब आ जाता है हमारा लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का, जो चैप्टर नंबर 13, जो बायो का और हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है ना। चैप्टर नंबर 13 और एनवायरनमेंट। अगर आप देखो तो ये इस साल की साइंस का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। आई डोंट थिंक इससे इजी चैप्टर आपको ना तो फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना बायोलॉजी में भी कहीं देखने को मिलेगा। तो ये इस साल का हमारा सबसे इजी चैप्टर है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर 5 मार्क्स अपने साथ कंटेन करता है ना। तो एक तरह से हमको ये 5 मार्क्स पूरे के पूरे निकालने हैं ना। वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकते हैं, MCQ की फॉर्म में भी आ सकते हैं ना। बट 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, और हमको ट्राई करना है 5 मार्क्स पूरे इसमें से हम निकाल सके, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो बहुत टफ हो या बहुत ज़्यादा कठिन हो जो हम ना समझ पाए। तो अगर हम बात करें ना इस चैप्टर में, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर इकोसिस्टम बना होता है। आई होप आपने इकोसिस्टम बड़े अच्छे से पढ़ा होगा ना।
अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो दो तरह के कंपोनेंट इकोसिस्टम में होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिनसे मिलकर हमारा इकोसिस्टम बना होता है। तो आपको इकोसिस्टम को डिफाइन करना आना चाहिए, उसके कंपोनेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। तो उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर सेकंड अगर हम यहाँ देखें तो वो है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स आप जब फूड चेन और फूड वेब पढ़ोगे ना, फूड चेन की अगर हम बात करें, जब आपने फूड चेन पढ़ा होगा तो वहाँ आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, जो इन ग्रीन प्लांट्स को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर को एज अ फूड कंज्यूम करेंगे वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर को एज अ फूड कंज्यूम करते हैं वो होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। तो ये जो एक एक लेवल हमने देखा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ये क्या हो गए? डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो हमको यहाँ पर ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पढ़ना है, कितने ट्रॉफिक लेवल्स हैं ना, मेनली 5 ट्रॉफिक लेवल्स पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बाद फिर एनर्जी बचती ही नहीं है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए। तो ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट फूड चेन के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया फूड चेन, जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उनको प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे। ओके, और यहाँ पर हमको पता होना चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे वो हर्बीवोरस होंगे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे वो कार्निवोरस होंगे, वहीं जो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे वो ओमनीवोरस होंगे, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए कि फूड चेन कैसे वर्क करती है। यहाँ हमने सिर्फ एक केस देखा एक फूड चेन का, लेकिन हमारे पूरे इकोसिस्टम में ऐसी कई सारी फूड चेन्स हैं। तो ये सारी फूड चेन्स मिलकर क्या बनाती है? फूड वेब क्रिएट करती है। तो फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स, इन पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना आना चाहिए, आपको आंसर इनका देना आना चाहिए। साथ ही इनका जब आप आंसर दे रहे हो तो एज अ लाइन डायग्राम आप इनको ज़रूर डिनोट कीजिएगा, जैसे प्रोड्यूसर, फिर एरो बना के प्राइमरी कंज्यूमर, देन एरो सेकेंडरी कंज्यूमर, देन एरो टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक, तो ऐसे ही आपको फूड चेन और फूड वेब में क्या लाइन डायग्राम देना ज़रूर आना चाहिए। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जैसे केमिस्ट्री की जान होती है इक्वेशंस ना, अगर आप केमिस्ट्री में इक्वेशंस देते हो तो आपके आंसर में वेटेज आ जाता है। फिजिक्स की जान होती है उसके जो डेरिवेटिव्स है, न्यूमेरिकल्स है, ऐसा यूनिट्स है, वो अगर आप दोगे, रे डायग्राम्स अगर आप दोगे तो वहाँ आपको चांसेस है कि मार्क्स अच्छे मिले। उसी तरह बायोलॉजी की जान होती है डायग्राम्स, अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम दोगे तो आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा चैप्टर नंबर 5, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बड़े अच्छे से पता होना चाहिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, न्यूरॉन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, नेफ्रॉन का डायग्राम आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। वैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल है उनको लाइन डायग्राम के रूप में ड्रॉ करना आना चाहिए, फूड चेन को ड्रॉ करना आना चाहिए, फूड वेब को ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो बायो में आप जितने ज़्यादा डायग्राम्स दोगे, जहाँ नीड है वहाँ, ऐसा नहीं आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में डायग्राम देने बैठ जाए, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप आंसर दे रहे हो तो ये ज़रूर देख लीजिए कि वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना। अगर उसकी वैल्यू उतनी नहीं है तो उसमें आप डायग्राम देके अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, तो डायग्राम ज़रूर दीजिएगा बट मार्क्स ज़रूर देख लीजिए, अगर वो ज़्यादा मार्क्स का है तो वहाँ डायग्राम आपको ज़रूर देना चाहिए। फिर डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन, ओजोन जो हमारी अर्थ की प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारी अर्थ को सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से सिक्योर करती है। इस ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे इसका जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? पोल्यूशन की वजह से ना। तो डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर हमको पढ़ना है। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट के रूप में हमको दिया हुआ है बुक में, ओजोन डिप्लीटेशन। तो डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन आपको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, है ना। कैसे CFC इसको हार्म करते हैं, कैसे एयर पोल्यूशन की वजह से, कैसे जो वाटर पोल्यूशन है उससे ओजोन क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। ये हमको ज़रूर पता होना चाहिए।
फिर नेक्स्ट जो अपना इसमें टॉपिक है वो है गार्बेज मैनेजमेंट। हमारे घरों से, ऑफिस से ना, और कई सारी जो जगह है जहाँ से क्या निकल रहा है, जो गार्बेज निकलता है, उस गार्बेज का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे गार्बेज हमारे लिए एक मुश्किल पैदा करता है, कैसे मुश्किलें खड़ी करता है, गार्बेज हमारे लिए हानिकारक है। तो इस गार्बेज का मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम गार्बेज को क्लासीफाई करें तो मेनली हम गार्बेज को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो क्या हो सकता है बायोलॉजिकली, जिसको हम क्या करते हैं, डीकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्ट जिसको हम बायोलॉजिकली जो है जिसको हम डीकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल में हम देखें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जितने भी ऐसे कंपाउंड हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, लाइक प्लास्टिक, पॉलीथीन, ग्लास, ये सब क्या होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनको कहते हैं। तो आपको इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए और इनके एग्जांपल्स ज़रूर याद रखिएगा। आप अपने आंसर में जब भी आप इनके आंसर लिखें तो एग्जांपल्स देने की आदत ज़रूर डालिएगा, है ना। या एग्जांपल जो होते हैं वो आपके आंसर में क्या लेके आएंगे, वेटेज लेके आएंगे और आपके आंसर को बेटर बनाएंगे। ओके, तो ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से जो एग्ज़ाम है आपकी उसमें क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। आई होप सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। साथ ही अब मैं आपको फिर से एक बार यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिएगा, है ना। जितना आपने कवर कर लिया है उतना ठीक है। पूरा 100% सिलेबस कवर करने के पीछे अब मत भागिएगा। ट्राई कीजिएगा कि जो 60% आपने किया है उसी को आप 100% बना लें। यानी अगर 60% भी आपने पढ़ लिया तो 60% को इतना अच्छे से पढ़ लो कि 60% में से अगर कहीं से कुछ आ गया तो उसमें से आप कोई आंसर गलत नहीं करोगे, है ना। क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा 100% कवर कर पाओ। और जिन्होंने कवर कर लिया वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। इसलिए अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है ना। तो बस यही कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आए हों तो इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप आगे भी ऐसी जो वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसका जो डिटेल नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं ना। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड बाय।